नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात सरकार के एक नए और अहम फैसले की। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई को भंग कर नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने के प्रस्ताव के केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बारे में तैयार बिल को अब उम्मीद है कि संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। जब तक ये बिल संसद से पास होगा तब तक 7 बीओजी सभी कामकाज देखेंगे, यानी कि बीओजी के 7 मेंबर्स बनाए गए हैं। बीओजी में जिन 7 विशिष्ट डॉक्टरों को सदस्य बनाया गया है उनमें से 5 सदस्य सुप्रीम कोर्ट की गठित निगरानी समिति के सदस्य थे। असल में एमसीआई अपने कामकाज के चलते लंबे समय से विवादों में थी। संसद की स्वास्थ्य संबंधी मामलों की स्थायी समिति ने भी इसके कामकाज की कड़ी आलोचना की थी और इसे डॉक्टरों का क्लब तक करार दिया था। उसने इसे भंग करने की सलाह भी दी थी। एनडीए सरकार के आने के बाद नीति आयोग ने सरकार को एमसीआई की जगह एनएमसी बनाने का सुझाव दिया था। एनएमसी की स्थापना के लिए बनाए गए ड्राफ्ट बिल के मुताबिक ये संस्था मेडिकल एजुकेशन के साथ ही मेडिकल फील्ड में जुड़े तमाम मामलों और पहलुओं को देखेगी। इसे डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन के साथ ही चिकित्सा संस्थानों की रेटिंग का भी अधिकार होगा। तो समझेंगे कि इस नए कदम के साथ यानी कि एमसीआई भंग होने के साथ अब हमारा लक्ष्य क्या है, तस्वीर कैसे बदलने का इरादा है और आगे की रुकावटें अड़चन क्या हो सकती है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, डॉक्टर एम वली हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। स्टूडियो मेरे साथ हैं डॉक्टर वीके पॉल हैं जो कि चेयरमैन हैं बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो सरकार ने तैयार किया है। सर स्वागत है। अदिति टंडन हमारे साथ हैं, विशेष संवाददाता द ट्रिब्यून से। अदिति आपका भी स्वागत है। शुरुआत में पॉल साहब आपसे करना चाहूंगा, लंबे अरसे से एमसीआई को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी कमेटी बनाई, वहां पर भी खबरें आई कि काम करने नहीं दिया गया और उसके बाद रिजिग्नेशन भी आए और अब सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम एमसीआई को भंग करने का। लेकिन सवाल ये कि जो एमसीआई की तस्वीर थी या जो उसके अंदर रोग लग चुके थे उसे कैसे आप लोग दूर करेंगे, क्या है फ्यूचर प्लान इसका? सबसे पहले तो जो हमारी नई व्यवस्था बनी है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन गए हैं। हमने कल एमसीआई का कार्यकलाप जो है, पावर्स एंड फंक्शंस, वो टेक ओवर कर लिए हैं और कल हमने पहली मीटिंग भी कर ली है। और ये जो ट्रांजिशन है इसमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, रिकॉर्ड्स की है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की है, उसकी तरफ आज बहुत तेज़ी से हमने आगे आज काम बढ़ाया है। तो पहला प्रायोरिटी यही है कि उस सिस्टम को एक अलाइन किया जाए एक नई व्यवस्था के साथ में, और उसके साथ साथ फिर जो सामने एजेंडा है, मिशन है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। इसमें फ़र्स्ट फेज़ में जो कई काम जो टाइम बाउंड हैं उनके ऊपर नज़र जाएगी जो अगले हफ्ते में होने चाहिए। सबसे पहले वो इश्यूज़ को के बारे में प्रोसेसिंग कर दी है। लेकिन जो हम सबकी जो एक स्टैंडिंग है वो ये है कि जो एमसीआई के ओवरआर्चिंग गोल्स हैं कि देश में अच्छे डॉक्टर की ट्रेनिंग हो, डॉक्टर्स उतने हों, स्पेशलिस्ट उतने हों जितने की ज़रूरत है हमें। इसी तरह से जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ की पढ़ाई अच्छी हो, वहाँ की फैकल्टी सेटिस्फाइड हो, एकेडमिक्स हो, एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट्स हों, इन चीज़ों के ऊपर हमारी कमेटी की बिल्कुल एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि हमने इस चीज़ को बहुत तरीके से बढ़ावा देना है। तो द पॉलिसी साइड जो है, एक तो है ना कि ऑन गोइंग रेगुलेशन, हम वो तो करेंगे ही और अच्छा करेंगे और तेज़ करेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अब भारत में आयुष्मान भारत का आगाज़ हुआ है, उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर है, टर्शरी हेल्थ केयर से जुड़ा जा रहा है। तो एक सिस्टम लेवल चेंज दिखाई दे रही है। इस सिस्टम लेवल चेंज को पूरा करने के लिए हमें लाखों डॉक्टर उस स्किल के चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए, टाइम बाउंड चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ द हेल्थ सेक्टर इज़ इमिनेंट। सो हमारी नज़र उस ध्येय की तरफ पूरे तरीके से है और पूरी मुस्तैदी से, पूरी सोच के साथ हम उस तरफ बढ़ने का हमने प्रण किया है। सवाल मैं उसके बाद चर्चा को और आगे ले जाऊंगा। एमसीआई जब तक थी यानी कि अस्तित्व उसका था, चाहे वो देश में एमबीबीएस या पीजी के एक्सपर्ट जो मैं कहूँ कि डॉक्टर्स, उनकी सीटों की बात हो, मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की उनकी संख्या की बात हो, इसको लेकर बहुत बड़े आरोप लगे और विकसित होने की दिशा में जिस तरीके से देश आगे चल रहा है उसकी ज़रूरतों के लिहाज से एमसीआई ने अपने कदम नहीं उठाए। क्योंकि आप लोग निगरानी कमेटी में भी थे, किस तरीके की बड़ी अड़चन थी? मंशा नहीं थी उस वक्त वहाँ पर, या फिर करप्शन इतना ज़्यादा दिखा, या कुछ और वजह है? पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, मैं पास्ट में जाने की तरफ की बजाय भविष्य की तरफ हम सब नज़र रखना चाहेंगे।
हमें एक जिम्मेवारी दी गई थी कि आप ओवरसाइट कमेटी हो। हमारे 5 मेंबर वो हैं जो कि ओवरसाइट कमेटी के, सुप्रीम कोर्ट की मैंडेटेड कमेटी के मेंबर थे, साल भर थे। 2 नए मेंबर हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बने, तो 7 अब हैं, तब 5। जब हम 5 अपना ये कर्म निभा रहे थे मर्यादा के भीतर और सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के अंदर, तो जब हम इंगेज कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक चलती थी, लेकिन कुछ चीज़ें और महत्वपूर्ण मुद्दे जो थे उसके ऊपर वो नहीं मानते। उनका व्यू अलग होता था और उस चीज़ को वो पालन नहीं करते थे। और हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये हमारा हक है कहना और हमें मैंडेट मिला हुआ है। उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं जी ये, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि एक फेज़ थी, वो एक्सपेरिमेंट था पहले, उसी पहले जस्टिस लोढ़ा के अंडर रही, फिर हम लोग उसमें आए, हमने काम किया, कई बहुत अच्छी चीज़ें आगे लेके आए। आपने देखा होगा कि पिछले साल में कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की गई। एट द सेम टाइम वी वर पुशिंग फॉर रिफॉर्म, और जब हमें लगा कि इस कार्यान्वयन में हमें पूरा कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा है, तो हमने कहा कि अब 1 साल हमने कर लिया है, हम स्टेप डाउन करना चाहेंगे। और हमने इसको इस तरह से कन्वे किया। और फिर एक नया फैसला आया है कि इस व्यवस्था को जब तक एनएमसी बिल नहीं बन जाता तब तक बोर्ड गवर्नर्स का एक संस्थान बना के इसको रन किया जाए। आदेश है और इसको पूरी ताकत से, पूरी समझ से और अब सबके आशीर्वाद से इसको आगे लेके जाएंगे। वली सर, एमसीआई जब बना था उसके गोल्स तय थे और रास्ता सब कुछ तय था, लेकिन कैसे देखेंगे इस फेज को? और उसके बाद अब जब सरकार ने फैसला किया एमसीआई को खत्म करने का और उसकी जगह एक नए आयोग की सोच सामने आ रही है, जिसे हालांकि अभी संसद की मुहर लगनी है। नहीं ये एमसीआई पहले इसकी बड़ी एक्टिविटी का जो दायरा था महदूद था। मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादातर सरकारी थे, वो अपना काम कर रहे थे, डॉक्टर्स उसमें पूरे थे, स्टाफ पूरा था, फैकल्टी पूरी थी, सब चीज़ नियम से चल रही थी। ओवर द इयर्स ये 90 ऑनवर्ड्स जब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बने, वो इसलिए बने थे कि हमारी चिकित्सा प्रणाली अच्छी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हुई। इनमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने अपना रोल ठीक से नहीं अदा किया। उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम किए जिससे एमसीआई को उनके ऊपर निगरानी के लिए बैठना पड़ा, और उसमें फिर कंट्रोवर्सी हुई। जो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं उसकी बात सुनी जाती है, तो कहीं ना कहीं टकराव पावर का हुआ। ओवर द 2-3 डिकेड्स ये पावर का हुआ, और इसमें सब हथकंडे अपनाए गए, जिसको आज वो करप्शन वर्ड आ रहा है। मेडिकल और करप्शन बिल्कुल 2 अपोजिट चीजें हैं। मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता मेडिकल के साथ करप्शन। वी आर द पीपल हु हैव सर्व्ड द नेशन फॉर मोर देन 4 डिकेड्स, एंड जो आपके साथ बैठे हैं वो और उनके टीचर्स, हमको बहुत अच्छे संस्कार दिए गए थे, और हमारे को बहुत अच्छे बेड साइड मैनर्स दिए गए थे, और हमको बहुत अच्छी क्लिनिकल टीचिंग दी गई थी। जब हम छोटे होते थे तो 1 रुपये में 1 दिन की दवाई आती थी, उसमें 3 पुड़िया और 1 मिक्सचर से मरीज ठीक हो जाते थे। अब ये लाखों में इलाज होता है। तो ये स्टेक्स कहीं ना कहीं ओवर 5-6 डिकेड्स बहुत बढ़ गए, तो करप्शन बढ़ेगा ही। अब हम सब समाज का एक हिस्सा हैं। मैं आपसे बहुत खुल के बात कर रहा हूं, क्योंकि ये करप्शन इतना हो रहा है, इतना करप्शन है नहीं जितना बात हो रही है उसकी। स्ट्रीमलाइनिंग की बात करनी चाहिए हमें, और हमें एक अच्छी मेडिकल प्रणाली को देने की बात करनी चाहिए, हमें एक अच्छा मेडिकल सिस्टम देने की बात करनी चाहिए। डॉक्टर्स आर द मोस्ट वल्नरेबल सॉफ्ट टारगेट्स फॉर एनीबॉडी and including government. So I am pleading for the cause of the community and saying that medical profession in India is doing the best as compared to the world. Our doctors are the best when they go abroad, and still the best in India also. लेकिन there सर, is something which is faulted in the system, because system has grown haywire. haywire का मतलब ये है कि वो सिस्टम जो है वो प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में चला गया। जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल होता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट होता था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, और दे वर डूइंग द बेस्ट सर्विस टू द होल कंट्री। पूरे देश से लोग आते थे। लेकिन सर, डॉक्टरों की सेवा या उनके काम को लेकर कोई सवाल नहीं है। सवाल ये कि जो संस्था देश में स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित देशों की तरफ ले जाने की दिशा में एक अहम रोल अदा कर सकती थी, क्या उसने अपना वो रोल अदा किया? क्या जनसंख्या के लिहाज से
जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी सीटों को बढ़ाने, उनको अपग्रेड करने, उनके पंजीयन, उनकी तमाम जो सीट्स हैं घटाने बढ़ाने को लेकर और मानक जो थे क्या वो पूरे कर पाए। सवाल इस बात को लेकर था कि संस्था ने क्या अपने उस काम का निर्वाह किया जिसके लिए वो तैयार हुई थी। कहीं ना कहीं ये आवाज गलत निकल आई और वो ये ना कर पाए। वो अभी भी जब इंस्पेक्शन हुए मेडिकल कॉलेजेस के पिछले 20 साल में, तो हम जैसे ही जो डॉक्टर अपने ही डॉक्टरों का इंस्पेक्शन करने गए, वो शायद कुछ सुपर ह्यूमन बन के गए। उन्होंने बजाय प्रॉब्लम्स को समझने के गलतियां निकालना शुरू करी, और जब हम गलतियां निकालेंगे तो दूसरा पक्ष डिफेंसिव हो जाएगा। फिर ये हो गया कि आपस में बैठ के तय हो जानी चाहिए बातें, कोर्ट कचहरी शुरू हो गई। अब मेडिकल चिकित्सा में, एजुकेशन में कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट जाना, अगर आपके यहाँ 2 फैकल्टी पूरी नहीं है, हम डी-रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपका मेडिकल कॉलेज, उसके बाद वो जो जिसका डी-रिकॉग्नाइज हो रहा है मेडिकल कॉलेज, वो तो कोर्ट जाएगा, फिर वो कोर्ट से जीत जाएगा तो आप हाई कोर्ट चले गए, वो हाई कोर्ट से जीत गया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। ऐसे तमाम वाकयात हुए, तमाम हमारी ताकत, अटेंशन और जो एनर्जी थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, वो लिटिगेशन की तरफ चली गई। मैं डॉक्टर पॉल से बिल्कुल सहमत हूं, हमारा जो एनर्जी थी उसको यूटिलाइज होना चाहिए था विकास में, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के विकास में, डॉक्टरों की सर्वे करना, कहाँ कितने डॉक्टर चाहिए, किस स्पेशलिटी के चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इंडिया में इमरजेंसी मेडिकल की तरफ कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का इशारा नहीं हुआ। अब जाके कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने कुछ हॉस्पिटल में एंगेज करके इमरजेंसी मेडिकल का कोर्स किया। हम लोगों ने लड़ के पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स बढ़ाई, पिछली गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने उसमें साथ दिया। तो ये मेडिकल का अब कहीं वो अनइवन हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं अंडर ग्रेजुएट ज्यादा बन रहे हैं, कहीं पोस्ट ग्रेजुएट ज्यादा बन रहे हैं, उसका कोई स्ट्रीम लाइनिंग नहीं है। और जनाब मैं ये बताऊं, आज के आईटी के दौर में हमारे पास सब एट द पुश ऑफ बटन होना चाहिए, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितना स्टाफ। मैं इसी पर आना चाह रहा था कि हमें क्या और करने की जरूरत है जब हम नए किसी कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं और ये मंशा सरकार की दिख रही है कि नए सिस्टम को हम अडॉप्ट करेंगे, उसे लागू करना चाहते हैं। तो अदिति, टारगेट हम किस तरीके से, जो हमारा अब तक का डिमांड मैं कहूँ खास तौर पर देश के नज़रिए से, आम जनता के नज़रिए से, तो हम अब किन गोल्स की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि गोल्स एमसीआई के सामने भी थे, लेकिन जो रास्ता था तय करने का कहीं ना कहीं वो गलत था और इसीलिए हमें नए सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। देखिए कविंद्र, जैसे डॉक्टर पॉल ने अभी बताया, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होगा कि आपने इतना बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम रोल आउट किया है आयुष्मान भारत के नाम से। तो इस स्कीम में आपको बहुत सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी। आप प्राइमरी लेवल पर सब सेंटर्स को हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आपको उनको मैन करने के लिए ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत होगी। कौन लोग होंगे जो 1.5 लाख सब सेंटर्स को मैन करेंगे? वो मैंडेट एमसीआई के पास था नेचुरली कि कौन से कोर्सेज होंगे। पहले ये नेशनल मेडिकल कमीशन बिल में आपको कविंद्र याद होगा कि ये भी सुझाव आया था कि आयुष्मान सिस्टम के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके और एक जिसको कहते हैं एसओपीज बना दी जाएं कि कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो वो डिस्पेंस कर सकते हैं। डिस्पेंसेशन ऑफ मेडिसिन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। उस वक्त ये एक प्रपोजल आया था, लेकिन उसका बहुत विरोध हुआ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, और जहाँ तक कि हमारी जानकारी है एमसीआई भी बहुत इसके फेवर में नहीं था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ये सुझाव गया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि इसको छोड़ दीजिए, तो उसको छोड़ दिया गया। सरकार ने उस कमेटी की रिकमेंडेशन को मान लिया। लेकिन आप बताइए, आप उसको छोड़ देंगे, डॉक्टर्स आपके पास हैं नहीं, तो आप 1.5 लाख सब सेंटर्स आप विलेज लेवल पर प्राइमरी हेल्थ केयर को कैसे ले जाएंगे? हर चीज़ में मेरे हिसाब से कविंद्र डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बीमारियां होती हैं जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत एक आयुष्मान डॉक्टर ने अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, 3 साल का कोर्स किया है, उसे एक अच्छा सा ब्रिज कोर्स करके डिस्पेंसेशन की राइट्स दी जा सकती थी। लेकिन वो एक डिबेट है जो आई एम श्योर जो नई कमेटी बनी है, बीओजी बना है एमसीआई का, वो उस डिबेट को आगे ले जा सकता है। एक और भी कोर्स मेरे हिसाब से तैयार किया गया है इग्नू के साथ मिलकर। उस कोर्स के तहत कुछ लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, पर फिर ले दे के बात वहीं आ जाएगी। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं कि क्या आईएमए को ये मंजूर होगा? तो स्टेक होल्डर्स हैं बहुत सारे। मेडिकल सेक्टर बहुत आसान सेक्टर नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है। जब भी आप कहते हैं कि डॉक्टर के अलावा कोई मेडिसिन देगा, तो नेचुरली डॉक्टर्स को प्रॉब्लम होनी लाजमी है। तो डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लेना इनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा। एक स्टेक होल्डर हमारे साथ हैं डीएमसी से, दिल्ली मेडिकल काउंसिल से, डॉक्टर गिरीश त्यागी हैं, रजिस्ट्रार हैं आप। गिरीश जी, एमसीआई के बाद अब एक नई व्यवस्था की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाए हैं।
और इसकी चर्चा पहले भी होती रही थी, वो बिल पास नहीं हो पाया, इसलिए सरकार को एक अध्यादेश लाना पड़ा है। इसे आप कैसे देखते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लिहाज से देश में जो इस वक्त माहौल है और जो ज़रूरत है, जो मांग है, कितना अहम ये कदम है और इसमें क्या आपको अच्छा दिख रहा है और क्या आपकी आपत्तियां हैं? जैसा कि मैडम ने कहा, एक तो जो पहला जो सबसे ऑब्जेक्शन था डॉक्टर्स का कि एक ब्रिज कोर्स के ऊपर ही था। ब्रिज कोर्स से क्योंकि एक आम जनता या गरीब आदमी को एक अधूरा डॉक्टर क्यों मिले, मतलब एक मेट्रो सिटीज़ में जो एक आदमी है, व्यक्ति है, परिवार है, वो तो एक अच्छे उसको सेवाएं मिल रही हैं अच्छे डॉक्टर की, स्पेशलिस्ट की, और वहाँ पर एक विलेज में या किसी दूसरे सेंटर पे जहाँ पर एक कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर एक अधूरा डॉक्टर क्यों उसको फैसिलिटी दे। मतलब उसकी हेल्थ फॉर ऑल सभी के लिए एक बराबर का दर्जा होना चाहिए। तो इसलिए ब्रिज कोर्स का इसलिए आईएमए या और डॉक्टर्स का विरोध कर रहे थे, ना कि इसलिए कि वो दूसरे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ में जो ब्रिज कोर्स के बाद उसके बाद जो एक बार हमको जो का आप ट्रेन करेंगे उसको, वो डिस्पेंसिंग लिस्ट ऑफ मेडिसिन उसको सप्लाई कर दी जाएंगी कि आप इससे ज़्यादा दवाई नहीं दे सकते, पर उसकी कोई आगे लिमिट नहीं होती। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर मेट्रो दिल्ली में भी आप देखेंगे तो क्वैक्स की संख्या भरी हुई है, यहाँ पर कि एक स्पेशलिस्ट अस्पताल है, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, प्राइमरी केयर भी अच्छी तरह से है, क्योंकि उनको एक जरिया मिल जाता है एक आमदनी का। तो एक उसको हमने रोकना पहली चीज़। तो ऑफकोर्स जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन जब आएगा या जैसे आता है तो उसमें एक हेल्थ मैन पावर की हमारे यहाँ कमी रही है, क्योंकि जो डॉक्टर जितने चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं है। तो उसकी वजह से आगे उसको कैसे हम उसको, पर ब्रिज कोर्स इसका आंसर नहीं होगा इसका। एक चीज जो आपने कहा कि संख्या को लेकर, यही काम तो शायद इस एमसीआई जैसी संस्थाओं को करना चाहिए था कि जो मांग है या भविष्य की जो मांग है उसके लिहाज से हमारे पास ट्रेन डॉक्टर हो, सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और जब उसे भंग किया गया तो कुछ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ओर से दलील आने लगी कि इससे सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ लोगों के हाथ में चला जाएगा। ऐसी आशंका क्यों? क्योंकि ज़रूरत के लिहाज से अगर समय के हिसाब से आप नहीं बदलना चाहते हैं तो उसकी वजह होनी चाहिए। क्योंकि जो एमसीआई ने जो पहले अपने मापदंड रखे हुए थे मेडिकल कॉलेज के लिए, बहुत स्ट्रिक्ट मापदंड थे कि इतना एरिया होना चाहिए उसका, उसमें ये फैसिलिटी होनी, जो कि पॉसिबल नहीं था, खासतौर से मेट्रो सिटीज़ में या किसी भी बड़ी सिटी के लिए जहाँ पर कि इतनी जगह नहीं अवेलेबल आज की डेट में आपको। तो मेडिकल अब उन्होंने जो अपने रिलैक्सेशन में करा उसके बाद मेरे ख्याल अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आए, ये इसको और थोड़ा सा अच्छी तरह से देख के कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज हमारे अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस करें। पहली चीज़ तो मेडिकल कॉलेज सिर्फ बढ़ाने का हमारा मुद्दा ये नहीं कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बढ़ाएं और वहाँ से पैसे दे के कोई एडमिशन ले, उसके बाद क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे डॉक्टर्स की जो क्वालिटी, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने सोसाइटी को ट्रीट करना है, तो क्वालिटी उनकी ठीक रहे और प्लस हमारा एक सिस्टम ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर सके। ओके डॉक्टर वली, कुछ सुझाव या कुछ आपको लगता है कि जहां पर अब जब नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं और इसके बाद अगर बिल लोकसभा से मोहर लगती है, जो नया सिस्टम सामने आएगा, क्या बड़े बिंदु हैं आपके नज़रिए पे जहां पर हमें अब ज़रूरत होगी उसको फोकस करने की, और साथ ही साथ जो बड़ी समस्या इस सेक्टर में हैं जहां पर हमें बहुत जल्द उनका समाधान ढूंढने की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए, जो हमारी एग्जिस्टिंग मेडिकल केयर है उसी को हमें रिवैम्प करना है। मैंने जब ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी तब भी यही बात कही थी कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से लेकर टर्शरी हेल्थ केयर तक की लैडर है उसी को मजबूत करना है। हमारे पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नई क्रिएट करने का स्कोप नहीं है। दूसरे, मेडिकल और नर्सिंग दोनों को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। जो फैकल्टी है मेडिकल टीचिंग स्टाफ की और नर्सिंग दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे नई जनरेशन के डॉक्टर्स गवर्नमेंट सर्विस में क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं जब इंटरव्यूज़ लेने जाता हूँ संस्थान में, जैसे यूपीएससी वगैरह में जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो इनका इंक्लिनेशन सरकारी नौकरी के लिए दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो जो क्या मूलभूत ऐसी सुविधाएं हैं जो हमारे नई पीढ़ी के डॉक्टर्स चाहते हैं, उनसे भी बैठकर बात करनी पड़ेगी। उनसे ये भी पूछना पड़ेगा गाँव में जाने के लिए आपको क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए। उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए, उनको मकान चाहिए, उनको अच्छे स्कूल चाहिए बच्चों के लिए। इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो बनानी पड़ेंगी। तीसरा, मैं पता नहीं मैं ये सही लगेगा लोगों को मेरे मुंह से ये बात सुनना कि जब मेरी फैकल्टी जो जहां मैं पढ़ रहा था मेडिकल कॉलेज में यूपी में, वो प्रैक्टिसिंग थे, तो उस फैकल्टी में एक डिपार्टमेंट में जिसमें मेडिसिन में 17 की फैकल्टी थी, आज उसमें 4 की फैकल्टी है क्योंकि वहाँ नॉन प्रैक्टिस हो गया है। तो इस मुद्दे को भी
सरकार में जो डॉक्टर्स रह रहे हैं उनको प्रैक्टिस की सुविधा किस तरह से दी जाए ताकि वो लगन से आएं जॉब में भी और लगन से काम करें, और मरीजों का उसमें ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूं, मैं इसको सही समझता हूं कि मेरे जो प्रोफेसर थे सुबह 8 बजे आते थे, 2 बजे तक रहते थे, हमको पढ़ाते भी थे, राउंड भी दिलवाते थे, बेड साइड मैनर भी दिखाते थे, सिखाते थे, और हमको क्लिनिकल नॉलेज इम्पार्ट करते थे, जो आज के ज़माने में किसी को नहीं है, ना वो नए जनरेशन के डॉक्टर्स को मिल रही है। वो कितना सही था वो सिस्टम, और आज का सिस्टम जब टोटली नॉन प्रैक्टिसिंग हो गया है मेडिकल टीचिंग, मुझे नहीं पता, मुझको लगता है वो ज़्यादा अच्छा था। ओके, दूसरा, स्टूडेंट्स के अंदर हमारी संख्या तो पूरी है, बहुत सारे डॉक्टर निकल रहे हैं बन के, लेकिन उनको ये बताना कि हिंदुस्तान के मरीज को कैसे ट्रीट करना है, हेडेक में एमआरआई नहीं लिखना है, ये कौन बताएगा? उसको एफोर्डेबल मेडिकल केयर जिसकी बात अब की जा रही है उसकी तरफ उसको पढ़ाना है, उसको बताना है, ये सब तैयारी करानी है। तीसरा, मैं कोशिश करता हूं सर, डिवाइड करना है। वक्त की कमी है भार्गव सर, पॉल साहब से कि जिस तरीके से आपने कहा, जो ब्रॉड बड़ी मैं कहूँ कि परेशानियां हैं कि डॉक्टर्स सरकारी सेवाओं में क्यों नहीं आना चाह रहे, और एफोर्डेबल जो मैं कहूँ कि दवा की बात हो रही है उसकी तरफ हम कैसे फोकस कर पाएंगे, क्या कुछ इसको लेकर आपके विचार हैं, और कैसे नया जो संस्था है वो कैसे इसकी तरफ बढ़ना चाहती है? देखिए, जो बात डॉक्टर वली कह रहे थे उसमें बिल्कुल ये क्राइसिस वाली सिचुएशन है कि हम खुशी से फैकल्टी ऑफ मेडिकल कॉलेजेस नहीं बनना चाह रहे, या खुशी से पब्लिक सेक्टर में नहीं आना चाह रहे। बहुत सारी वजह हैं, फैसिलिटीज़ की बात करते हैं लोग, मोटिवेशन की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो है इश्यूज़, ट्रांजिशन ट्रैक्शन है दूसरी तरफ, उसकी बात करते हैं। सब कुछ ही शायद हद तक सही है, लेकिन बात ये बिल्कुल वैलिड है कि क्यों हमारे प्रोफेशन में इतना वो आ गया है, एक भावना आ गई है कि देश की सेवा के लिए अगर पब्लिक सेक्टर में मान लीजिए फैकल्टी मिलना मुश्किल हो गई है मेडिकल कॉलेजेस के, जिनको कि हम हाई एस्टीम तक मानते हैं, तो क्या इसको करने के लिए तनख्वाहों की बात है, सुविधाओं की बात है, करियर प्रोग्रेशन की बात है। अगर मैं स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक स्टेट है उसमें प्रिंसिपल भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट पे है, सारी फैकल्टी लगभग कट, अब ये कौन काम करना चाहेगा? तो सुधार जो है वो कई डायमेंशंस में होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी सप्लाई साइड में जो इशू आया है, जो डॉक्टर साहब ने भी हाईलाइट किया और आदित्य ने भी हाईलाइट किया, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सुधार कंडीशंस के ऊपर कि किसमें हम कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है। और अब तो आयुष्मान भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जुड़ गया है, लेकिन हमें टीचर्स भी चाहिए, हमें मेहनत करने वाले लोग चाहिए जो कि पढ़ाएं, रिसर्च करें, सुपर स्पेशलाइजेशन करें, वो भी चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा जो सप्लाई साइड में और क्वालिटी की साइड में कॉम्पिटेंस वाली साइड है, वो एक बड़ी सेंट्रल थीम है, क्योंकि जब वही हिल जाए तो बाकी हम क्या बातें कर रहे हैं। तो हमारा ये मैं सुझाव भी इनवाइट करना चाहूँगा, अपनी सोच हमारी है कई चीज़ों के ऊपर, तो क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, वो कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, करिकुलम की बात है, ट्रेनिंग की बात है, अच्छे टीचर्स होते हैं तो स्किल्स बढ़ती हैं, इसकी तरफ नज़र जाएगी। लेकिन एक हमारी जो पाइपलाइन में ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी जो कम है, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स का इशू है, इसको हम बहुत महीन तरीके से देखेंगे और जो रास्ते में रुकावट है उसको दूर करेंगे। हिंदुस्तान में, भारत में जब हम मिलके एक मिशन मोड में ये काम करते हैं तो सब कामों का रास्ता खुल जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, और देश की स्वास्थ्य ज़रूरतों के लिए जो नया सिस्टम हो कैसे तैयार हो रहा है और क्या उसका एजेंडा है और किस रास्ते के जरिए और कब तक उसे वो हासिल करने की चाहत है, इसको समझाने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था SC/ST को पदोन्नति में रिजर्वेशन को लेकर 26 सितंबर को। सुमित रघु लिखते हैं कि नियुक्तियों के दौरान समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग को नियमों के मुताबिक आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन पदोन्नतियों में आरक्षण गलत है और इस वजह से वास्तविक योग्यता वालों में कुंठा घर कर जाती है। जाति और वर्ग के आधार पर शासकीय सेवाओं का बंटवारा ठीक नहीं। एक और दर्शक हैं आयुष शुक्ला, लिखते हैं कि आजकल उच्च न्यायालय के फैसले में अस्पष्टता आने लगी है। हमारे जजों को फैसले लिखने का परीक्षण देना जरूरी है, जिसमें वो आम जनता की समझ को और स्पष्टता से लिखें, जिसे बाद में कोई वाद की गुंजाइश न रहे। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें लिखते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करेंगे और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।